हेलो एवरीवन, मैं अरविंद पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स कार्यशाला। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चंस में यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं वो उनका लेवल जो होगा वो बेसिक टू इंटरमीडिएट होने वाला है। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो कंप्लीट करने वाला हूं जिसमें कि आप आईआईटी और नीट के कुछ क्वेश्चंस में इंक्लूड करूंगा। और आज के इस वीडियो में ये जो वीडियो है वो 12th लेवल का वीडियो है, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रिपेयर किया है। वही सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं जो कि बेसिक टू इंटरमीडिएट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर हम लोगों को इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ वाले फोर्स के फॉर्मूले से। यहां पर F का फॉर्मूला है हमारे पास में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का बनाना है तो यहाँ जो K है इस K की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बना सकते हैं और जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा होगा वो होगा 1/f Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं यहाँ पर इस 4 पाई को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 4 पाई एक कांस्टेंट है। डायमेंशनल फॉर्मूले में इसका कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आपके सामने है। इससे आप डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे तो आपको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए जो कि क्या होता है AT। अगेन चार्ज है ना। तो यहाँ पर AT इंटू Q2 के लिए भी AT अपॉन फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर होता है हमारे पास MLT-2। और जो डिस्टेंस है इसके लिए हम लोग लिखते हैं L। तो यहां पर हो जाएगा L स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ रहा होगा M इनवर्स L⁻³ T⁻⁻+4 एंड A स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो एप्सिलॉन नॉट का आपको मिलेगा वो हो जाएगा M इनवर्स L³ इनवर्स T⁴ A स्क्वायर। ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में हो सकता है ये आ रहा हो कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT कैसे होता है ना। क्योंकि फोर्स का और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने 11th क्लास में कहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैं आपको बनाना बता देता हूं। तो करंट का फॉर्मूला आपके पास होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला यहां से होता है करंट इंटू टाइम। करंट के लिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं कैपिटल A एंड टाइम के लिए लिखेंगे T। तो इस तरीके से जो चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास होता है AT। ठीक है। तो यहां पर A क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर करंट के लिए, तो जैसा आप लोगों को पता है मास के लिए आप कैपिटल M लिखते हो, लेंथ के लिए आप कैपिटल L लिखते हो, टाइम के लिए कैपिटल T लिखते हैं। वैसे ही यहां पर हमारे पास में करंट के लिए कैपिटल A लिखेंगे। और A लिखने का कारण है क्योंकि करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है। तो हम यहाँ पर कैपिटल A यहाँ पर लिख दिया जाता है। और यहां हम लोगों को करंट का जो चार्ज का जो फॉर्मूला है वो करंट के टर्म्स में क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जो करंट है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसलिए हमने चार्ज का फॉर्मूला I इंटू टी लिखा है ताकि जो चार्ज का फॉर्मूला है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हो। करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है ना। 7 क्वांटिटीज में वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन आयरन न्यूक्लियस। तो देखते हैं। तो आप सभी से मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चंस मैं यहां पर सॉल्व करा रहा हूं ये सभी बेस्ड है कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। तो अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं अभी तक, अगर वीडियोस आपने जो मैंने प्रीवियस 3 वीडियोस हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप उनको देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए, फिर आप इन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप जब क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और
क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद देखिए वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला जा रहा है आयरन न्यूक्लियस है, आयरन न्यूक्लियस इस तरह से लिखा हुआ है। इस आयरन न्यूक्लियस में आपको चार्ज फाइंड आउट करना है इस पर। तो चार्ज यहाँ पर आपको प्रोटॉन का गिवन है इस क्वेश्चन में। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन वैसे भी आपको पता भी होगा, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। तो यहां पर हमें देखना होगा ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हमेशा न्यूक्लियस जो होता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोटॉन के जो नंबर हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे। तो प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं, जो प्रोटॉन का नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, या आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर्स के इक्वल होता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जब भी आप ऐसे नोटेशंस लिखते हैं तो ये जो नीचे लिखा होता है ये उसका उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर यहां पर आपको पता है कितना है, 26। तो एटॉमिक नंबर यहां पर 26 है, मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन के नंबर भी आपके पास 26 है। प्रोटॉन के नंबर अगर आपको निकालना हो तो इस वैल्यू में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करके 56 में से 26 को आप सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो इस तरीके से आप न्यूट्रॉन के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर्स फाइंड आउट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें चार्ज फाइंड आउट करना है और चार्ज होता है केवल प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसलिए जो चार्ज होगा केवल प्रोटॉन का हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो प्रोटॉन का चार्ज आप फाइंड आउट कर सकते हैं Q इक्वल्स टू एन ई वाले फॉर्मूले से। यहां पर जो चार्ज होगा Q, एन की वैल्यू आप रखेंगे, एन आपके पास कितना है 26 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर 26 प्रोटॉन्स हैं, एंड ई की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस पर, कितना चार्ज हो जाएगा इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 41.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपके पास में चार्ज आएगा कैलकुलेट करने पर, जो कि एक आयरन न्यूक्लियस पर है। इसी टाइप से आप किसी भी न्यूक्लियस पर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एन एंड ई। एन आपको कहां से पता चलेगा, एन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल, है ना, याद रखेंगे आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है 26 है यहाँ पर। इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपके पास हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस अगर आपके पास है, तो इस हीलियम न्यूक्लियस का अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना हो तो हीलियम न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स कितने होते हैं 2, न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, Q इक्वल्स टू 2 इंटू ई, एंड 2 इंटू ई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये चार्ज कैसा है, प्रोटॉन का चार्ज है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो हीलियम न्यूक्लियस, जैसे आयरन न्यूक्लियस का हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वैसे ही हम हीलियम न्यूक्लियस का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हीलियम न्यूक्लियस का मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस जो होता है उसे हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो कहीं पर भी अगर अल्फा पार्टिकल आता है किसी न्यूमेरिकल में तो आपको याद रखना है वो एक हीलियम न्यूक्लियस है, और एक हीलियम न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहां पर हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड को डिस्कस करते हैं। इसको हटा देते हैं पहले। अब क्वेश्चन थर्ड जो है हमारा, इसमें आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है एक बॉडी है, उस पर चार्ज कितना आपको गिवन है, तो उस पर चार्ज आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, चार्ज आपको गिवन है प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो चार्ज पॉजिटिव है ना, यहां पर चार्ज प्लस में दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए होंगे। ठीक है, बॉडी जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करती है तभी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस्ट किए हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी आप Q इक्वल्स टू एन वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और वैल्यूज आपको पता चल जाएगी एन की। तो एन हो जाएगा Q अपॉन ई के इक्वल। Q कितना है हमारा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ई।
ई जो चार्ज है वो हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको पॉइंट को यहां से आप हटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻12। तो यहां पर जो नंबर आपको मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 2 इंटू 10⁻12। कोई भी बॉडी अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करती है तब जाकर के उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको कुछ करवा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चंस में इस तरह से आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, है ना। इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसमें आपसे बोला गया है कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल। देखिए फिर से यहां पर मैं आपको बता चुका हूं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस पर चार्ज मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया था। हीलियम न्यूक्लियस पर चार्ज होता है प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अगर अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है ना, ये अल्फा पार्टिकल है एक, ये दूसरा अल्फा पार्टिकल है, और आपसे बोला जा रहा है कि दोनों अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और वो डिस्टेंस आपको, है ना, कितनी दी हुई है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको डिस्टेंस गिवन है, ये आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करना है इन दोनों के बीच। तो आप देखिए इसमें इस क्वेश्चन को मैंने इसमें क्यों इंक्लूड किया है, ताकि आपको पता चले कि अल्फा पार्टिकल जो है, अगर अल्फा पार्टिकल बोला गया है और चार्ज गिवन नहीं है अल्फा पार्टिकल का, तो आप ऑटोमेटिकली ये चार्ज यूज करेंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए ये, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा 1/4πε0। इसका चार्ज अल्फा पार्टिकल का चार्ज है ना, तो ये दोनों अल्फा पार्टिकल्स ही हैं। चार्ज कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3.2 से 3.2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना। और 10 की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, तो यहां पर 10 की पावर हो जाएगी -8। सॉल्व कर लेंगे इसको, और 1/4πε0 की वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10⁻9। तो फाइनली जो फोर्स आपको मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 90 न्यूटन, है ना। तो ये आपके पास में फोर्स है। थोड़ा सा जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ फार अपार्ट शुड द 2 इलेक्ट्रॉन्स बी if the force between them is equals to the weight of electron। ओके, तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। आपसे बोला जा रहा है कि इनको कितने दूर रखा जाए, हाउ फार अपार्ट, कितने डिस्टेंस पर उनको रखा जाए, जब कि उनके बीच का जो फोर्स है उनके बीच में, है ना, वो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ये आपको गिवन है, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल फोर्स है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाउ फार अपार्ट उन्होंने पूछा है, कितना दूर रखना है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है, आप, है ना, केयरफुली रीड कीजिए क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है वेट, है ना, वेट की बात हो रही है। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। बच्चे इनकम्प्लीट रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की, और वो वेट के प्लेस पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में आपको स्मॉल जी से भी मल्टीप्लाई करना होगा। बच्चे क्या सोचते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है मतलब कि मास का यूज होना है, वो इस और ध्यान ही नहीं देते कि वेट की बात हो रही है, ठीक है। तो वेट इक्वल्स, है ना, क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फोर्स को आप कैलकुलेट, दूसरा तरीका क्या है फोर्स को कैलकुलेट करने का, तो वो है आपके पास K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहां पे आप आर स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं, तो आर को आप शिफ्ट कर लीजिए, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। और जो ये है mg को इधर शिफ्ट कर दें आप,
तो चार्ज ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो उसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे एंड mg को यहाँ लिख लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, k की वैल्यू आप रखेंगे, k कांस्टेंट है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू स्मॉल g आप यहाँ रखेंगे 9.8 है ना, 9.8 इसकी वैल्यू होती है। तो आर स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा 25.84, ठीक है, मीटर। लेकिन ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे और ये वैल्यू आपके पास आ रही होगी 5.08 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। आपको लॉजिक समझ में आ रहे होंगे, इन क्वेश्चंस के पीछे क्या है ना लॉजिक अप्लाई होगा, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ आ गया है कि लॉजिक क्या हो सकता है इनके बीच में, है ना, इनके इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है, अगर आप लॉजिक समझ जाते हैं तो आपको इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हुआ तो भी आपको आप अपना, है ना, दिमाग लगा करके उसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये लॉजिक्स बेसिक आपको क्लियर है तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, है ना, 2 पॉइंट चार्जेस का सम आपको दे रखा है, लेकिन चार्ज नहीं दे रखा आपको कि चार्ज कितना है, वो आपको गिवन नहीं है। आपको यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज में सपोज कर लेता हूँ Q1, सेकेंड पॉइंट चार्ज में सपोज कर लेता हूँ Q2, और इन दोनों चार्जेस का जो सम है, सम कितना दे रखा है आपको, तो सम आपको दे रखा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 7 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम में है वैल्यू, तो इसको आप कुलम में चेंज कर लेंगे। जनरली जो है जितनी भी वैल्यूज दी जाएंगी आपको चार्ज की, जनरली जो वैल्यूज दी जाती हैं या तो माइक्रोकुलम में होती हैं, या नैनो में होती हैं, या मिली कुलम में होती हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है, न्यूमेरिकल्स में वैल्यू कुलम में डायरेक्ट क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि कुलम जो है एक बहुत बड़ी चार्ज क्वांटिटी होती है ना, कुलम एक बहुत बड़ा चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है, 1 कुलम चार्ज जो होता है उसमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के, है ना, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कुलम चार्ज फॉर्म करते हैं। तो 1 कुलम चार्ज के लिए बहुत बड़े नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना होता है। तो 1 कुलम चार्ज जो है इसलिए जनरली, है ना, नहीं दिया जाता, इसलिए आपको चार्ज का जो अमाउंट दिया जाता है वो माइक्रो या पीको या नैनो में दिया जाएगा, है ना। ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि चार्जेस का सम आपको दिया गया है 7 माइक्रोकुलम, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है यहां पर कि दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर r की वैल्यू दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.3 मीटर, ठीक है, 0.3 मीटर आपके पास यहाँ पर वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हमारे पास में दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी आपको गिवन है। अगर दो चार्ज हैं उनका सम इतना है, दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, तो फोर्स की वैल्यू आपके पास होती है, फोर्स अगर आप कूलम्ब्स लॉ से फोर्स फाइंड आउट करते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस वैल्यू में, और ये जो फोर्स है ये आपको 1 न्यूटन के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आपको ये प्रोडक्ट यहां से मिल जाएगा, है ना। Q1 Q2 की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q1 Q2 अगर आप यहां से फाइंड आउट करते हैं कितना आएगा, R स्क्वायर को इधर मूव कर देंगे, अपॉन में यहां पर आ जाएगा आपके पास K। R स्क्वायर, R का स्क्वायर कितना होगा, तो 0.3 का होल स्क्वायर करना है यहां पर हमको, अपॉन में K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ रहा होगा आपके पास 0.09 इंटू डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। यहां से आप इस पॉइंट को रिमूव कर लें तो 10 टू दी पावर यहां पे हो जाएगा 2 और 9 से 9 कैंसिल। तो यहां पर Q1 इंटू Q2 की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही होगी, है ना, कितना 10 टू दी पावर -11, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम नहीं दिया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को,
और Q1 Q2 की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि यहां से आप किसी एक चार्ज की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करें फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट इक्वेशन में, और उसके बाद आपको दोनों चार्जेस की वैल्यूज मिल जाएगी। या फिर दूसरा तरीका एक और होता है ना, मैं आपको एक और सिंपल तरीका और बताता हूं इस तरह के सिचुएशंस में आप क्या करें। अगर, है ना, ये आप कहां पे अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास सम है दो चार्जेस का या दो वेरिएबल्स का सम आपको गिवन है और प्रोडक्ट भी आपको पता है, तो उस टाइम पर आप उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये एक आइडेंटिटी होती है ना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये आइडेंटिटी का यूज करके आप यहां पर Q1 माइनस Q2 फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से Q1 माइनस Q2 जो होगा कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 कितना है हमारे पास, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस 4 इंटू Q1 Q2 कितना है, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो है 10 टू द पावर माइनस 11। यहां जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपके पास Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू में, इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 49 माइनस 40, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 9। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू ये आपके पास में यहाँ तक आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, इसको इक्वेशन नेम दे देते हैं थर्ड। अब आपको इन फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको ऐड कर लेंगे तो Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ रही होगी, तो उसको हम लोग 10 टू द पावर माइनस 6 हटाकर उसको हम लिख देंगे 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, और यहां पर जो Q2 आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2 माइक्रो कूलम। इस टाइप से, इस तरह से आप यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें पहले क्वेश्चन को, और कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है या कोई डाउट आता है तो, है ना, आप प्लीज कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि क्या, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपको सॉल्व करने में कहाँ पर कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 क्या है डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन एटम। यहां पर बात हो रही है हाइड्रोजन एटम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, यहां पर बात हो रही है हाइड्रोजन एटम के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया था, है ना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन एटम के पास, 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है। प्रोटॉन भी कितना होता है, 1 होता है। न्यूट्रॉन के नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, ये हमें पता है। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में जब लिमिटेशंस पढ़ाए थे, है ना, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ जब बताया था, तब मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि अगर चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मींस रेस्ट वाले जो चार्ज होंगे या जिनको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, तो कभी भी अगर कोई चार्ज स्टैटिक चार्ज होता है तो ही कूलम्स लॉ अप्लाई होता है ना, स्टैटिक चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन वहां पर मैंने एक चीज और एक्सप्लेन की थी आपको कि अगर दो चार्जेस में से कोई एक चार्ज रेस्ट में होता है, एक चार्ज, वन चार्ज रेस्ट में होता है एंड अनदर इज मूविंग, है ना, अनदर इज मूविंग, अगर दूसरा चार्ज जो है वो मूविंग है, तब भी कूलम्स लॉ अप्लाई होता है। आप कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो आपको याद होगा ये, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, प्रोटॉन रेस्ट में है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग है। और यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस और कुछ नहीं है, इस एटम का रेडियस ही है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको डिस्टेंस यहाँ गिवन है 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है ना। ये आर का वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर
कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उनको आपको उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो या तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड आउट द रेशियो, या आपसे बोला जाए कि कंपेयर द फोर्स, दोनों एक ही बात है ना। तो यहाँ पर फोर्स हम कंपेयर कर रहे हैं या रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ रेशियो में मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हम साइन के साथ वैल्यू नहीं लेने वाले हमें, क्योंकि रेशियो सिंपल सा रेशियो निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे ओनली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है क्या होगा, उसकी वैल्यू Q1 Q2 है ना अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो चार्जेस की वजह से होता है। तो फर्स्ट पार्टिकल मींस प्रोटॉन का चार्ज, सेकंड पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन यहां पे हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो है G, उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू सेकेंड पार्टिकल अपॉन यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज यहाँ देखनी है आपको कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर यहां से कैंसिल होने वाला है। तो यहां पर इस तरह के जब भी कंपैरिजन होगी, कभी भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन हो, तो कभी भी यहां पर आप पहले वैल्यूज पुट मत कीजिए, इस तरह से सॉल्व करें उसे आर स्क्वायर को, क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर। और इस तरह के कंपैरिजंस में डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो कैंसिल होना ही है ना। ये डिस्टेंस अगर यहाँ पर नहीं भी दी जाती है ना, अगर ये नहीं दी जाती तब भी हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाते, क्योंकि डिस्टेंस तो वैसे भी कैंसिल होना है। अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू क्या है, k क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ है ना, डायरेक्ट यहाँ पर इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अलग से वहां पर लिख नहीं रहा हूँ है ना। तो ये k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू पहला चार्ज, पहला पार्टिकल हम किसको मान रहे हैं, प्रोटॉन को, तो उसका चार्ज लिख देते हैं। अब चार्ज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम ही होता है, तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर देता हूँ इसका। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वैल्यू होती है इसकी, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन पहले लिख देता हूं मैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सेकेंड पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे आप, और इन सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ आप जब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा होगा आपका 2.27 इंटू 10⁻39 है ना। तो यहाँ पर इस फिगर से हमें कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, हम ऑर्डर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़े कैलकुलेशंस होती हैं, बड़ी डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, या लार्ज अमाउंट की कोई क्वांटिटी होती है, तो वहां पर ऑर्डर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। तो यहां आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन भी हो गया। अगर आपसे रेशो पूछा जाता है तो इस तरीके से आप रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये था, हम लोगों को रेशो निकालने को बोला गया था। तो रेशो कितना आ जाएगा 2.27 इंटू 10⁻39। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले हमें इसे हटा लेते हैं यहाँ से इसको। कंपैरिजन आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आपके सामने 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A एंड B। आपको यहाँ पर 2 स्फीयर्स दिए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 स्फीयर्स हैं। पहला स्फीयर में यहाँ पर लिख लेता हूँ A एंड सेकेंड स्फीयर वी हैव B, है ना। एंड दीज 2 आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन। सेपरेशन कितना दे रखा है दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर्स के बीच में, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। आप इसे चेंज कर लेंगे
है ना मीटर में, तो 0.5 मीटर है ना, 0.5 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा दोनों स्फीयर्स के बीच में। अब आपसे बोला गया है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, है ना। चार्ज आपको गिवन है, चार्ज यहाँ पर दे रखा है आपके पास में 6.5, यहाँ पर 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, है ना। ये आपके पास चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी चार्ज दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, दोनों पर सेम चार्ज है ना। इस चार्ज को मैं, जो स्फीयर है फर्स्ट वाला ए वाला, उसका चार्ज मैं सपोज कर लेता हूँ Q1, सेकेंड स्फीयर के चार्ज को मैं सपोज कर लेता हूँ Q2, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कूलम फोर्स फाइंड आउट करना है आपको, तो कूलम फोर्स आप फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो यहाँ अभी आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट ए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और पार्ट ए में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसके बाद पार्ट बी हम लोग आएगा, है ना। तो यहाँ पार्ट ए में आपसे क्या बोला गया है, फोर्स, कूलम फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। क्या होगा, के चार्ज ऑफ फर्स्ट स्फीयर इंटू चार्ज ऑफ सेकेंड स्फीयर अपॉन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो के आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹। फर्स्ट चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷, सेकेंड चार्ज भी यही है, इसलिए मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर देता हूँ, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स 0.5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर आप इसमें। तो आपके पास में इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ रही होगी दोनों स्फीयर्स के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए। अब आपसे इसी क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन के बाद में अगर हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, तो बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड टू डबल, है ना। तो दोनों जो स्फीयर्स हैं, है ना, बी पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, बी पार्ट का फर्स्ट, है ना, जो पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि अगर दोनों स्फीयर्स के चार्ज को डबल कर दिया जाए, तो ये जो इसका जो चार्ज है वो 2Q1 हो जाएगा ए वाले स्फीयर का, एंड सेकेंड स्फीयर का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि इसका भी हमको चार्ज डबल करना है, तो सेकेंड स्फीयर का चार्ज हो जाएगा 2Q2, ठीक है। ये बी वाला स्फीयर है, और दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आपको बोला जा रहा है कि उसे हाफ करना है ना, रिड्यूस्ड टू हाफ। तो ये r/2 हो जाएगा दोनों के बीच डिस्टेंस, है ना। अब हम लोगों को यहाँ पर पता करना है कि इस सिचुएशन में, अब इस कंडीशन में फोर्स कितना होगा। तो देखो फोर्स जो होगा वो कितना होगा, के Q1 कितना है। अब देखो फर्स्ट वाले का स्फीयर का चार्ज, तो फर्स्ट स्फीयर का चार्ज 2Q1 है, इनटू सेकेंड स्फीयर का चार्ज जो है वो 2Q2 है, अपॉन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप फोर्स फाइंड आउट करेंगे, इस फोर्स को मैं F डैश बोल देता हूँ, न्यू फोर्स है ये, F डैश हो जाएगा ये, कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 और ये 1/4 रेसिप्रोकल होकर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 16 इंटू के Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अभी हमने सॉल्व किया है ये जस्ट ऊपर, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो यहाँ पर 16 इंटू आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और जब आप F डैश यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यह आपके पास आ रहा होगा 0.24 न्यूटन, है ना, 0.24 न्यूटन इसकी वैल्यू आपके पास मिल रही होगी आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ तक क्या किया हमने, बी वाले का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया है। सेकंड एक और पार्ट इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, एक और पूछा हुआ है यहाँ पर, तो सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बी का जो सेकंड पार्ट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, सेकंड, बी सेकंड। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर दोनों चार्जेस को, है ना, दोनों स्फीयर्स को अगर वाटर में रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों को नहीं, जो पहले वाला केस था, है ना, ए वाला केस था, उन दोनों स्फीयर्स को सेम डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर थे 50 पर, है ना। तो इस वाले अरेंजमेंट को अगर वाटर में रख दिया जाए तो क्या फोर्स होगा। तो देखो यहां पर आता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव परमिटिविटी का, जिसमें कि आपने देखा था कि F एयर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं अगर F वाटर से, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, या फिर इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं।
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वाटर के लिए, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला फोर्स, मतलब जब वो वाटर में रखा जाए तब फोर्स क्या होगा। तो एफ वाटर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, एफ वाटर इक्वल्स टू, इस वैल्यू को आप यहां लिख देंगे एफ एयर डिवाइडेड बाय के। यहां पर एफ एयर की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एयर तब की वैल्यू है जब ये दोनों स्फीयर्स एयर में रखे थे, एयर में रखे थे तब हमने सॉल्व किया था, है ना, सॉल्व किया था। तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, जब इस सिचुएशन में ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन, है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी। इसको डिवाइड जब आप करोगे 80 से, है ना, 80 से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एफ वाटर की वैल्यू आपको मिल रही होगी, एफ वाटर आपको मिल रहा होगा 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन। ठीक है, तो यहां तक हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है सपोज द स्फीयर्स A and B in previous question have identical size, है ना। 9th क्वेश्चन जो है देखेंगे इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसी से जोड़ करके उन्होंने बताया हुआ है। बोला गया है आपको कि दोनों स्फीयर्स अगर आइडेंटिकल है साइज में, है ना, और एक थर्ड स्फीयर है, एक थर्ड स्फीयर आपके सामने है, ये थर्ड स्फीयर को मैं C बोल देता हूं, थर्ड स्फीयर है जो कि अनचार्ज्ड है ना, यहां लिख रहा हूं मैं अनचार्ज्ड। थर्ड स्फीयर जो है अनचार्ज्ड है, अनचार्ज का मतलब है इसके पास जो नेट चार्ज है वो 0 है, टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि इस थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर को ला करके पहले, है ना, पहले वाले स्फीयर के कांटेक्ट में रखा जा रहा है, ए के कांटेक्ट में रखा जा रहा है, किसको, सी को। जब आप थर्ड वाले स्फीयर को ए के कांटेक्ट में रखेंगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है कंडक्शन से, है ना, कंडक्शन मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो कंडक्शन से जब हम लोगों का यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज कितना होगा आफ्टर सेपरेशन, है ना, इसको जब आप सेपरेट कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ए को अलग कर दिया, सी को अलग रख दिया, तो ए और सी को जब आप अलग अलग कर देंगे तो देखो जब ये कांटेक्ट में थे, ए के पास स्टार्टिंग में कितना चार्ज था, तो यहाँ पे मैं Q1 लिख रहा हूँ, सी के पास कितना चार्ज था, Q था, आफ्टर सेपरेशन कितना चार्ज होगा। तो याद रखें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक पहले भी बताया है जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, जो है ना लास्ट वीडियोस हैं उनमें आप जाकर देखें। तो यहाँ पे चार्ज जो होगा आफ्टर सेपरेशन, इन दोनों चार्जेस को ऐड करते हैं हम लोग। लॉजिक क्या है यहाँ पर, दोनों चार्जेस को आप ऐड करेंगे Q1 प्लस Q और डिवाइड कर देंगे 2 से। ऐसे ही यहाँ पर इसके पास भी कितना चार्ज होगा, सेम चार्ज इसके पास होगा Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दोनों के पास इस तरह से चार्ज आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो Q1 कितना है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 और Q कितना है, वो तो 0 है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाय 2, और इसके पास भी चार्ज कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये वैल्यू आप चाहें तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 2 से डिवाइड करके, लेकिन अभी हम लोग यहाँ नहीं कैलकुलेट करने वाले हैं इसको डायरेक्ट। अभी पहले इस तरह से हम लोग चार्जेस का पता कर लेते हैं, चार्ज कितना कितना हो रहा है इनके पास, इसके बाद हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको Q1/2, है ना, क्योंकि Q की वैल्यू तो 0 है, और इसको भी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ Q1/2। तो आफ्टर सेपरेशन जो चार्ज होगा Q1/2 दोनों के पास चार्ज होगा। अब आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जब आपने ये एक फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हमसे यहाँ बोला जा रहा है कि then brought in contact with second and finally removed from both। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट हुआ है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेप सेकंड में कि ये जो C है, अब इस C को ले जा करके कांटेक्ट में रखा जा रहा है किसके साथ, B के साथ। ये B स्फीयर है, B स्फीयर के साथ हम C स्फीयर को रख रहे हैं। B स्फीयर पे ऑलरेडी जो चार्ज है वो Q2 है ना, और जो C पर जो चार्ज है अब, है ना, क्योंकि पहले चार्ज इसके पास C के पास 0 था, बट A के साथ कांटेक्ट में आने के बाद अब इसके पास जो चार्ज है आफ्टर सेपरेशन वो है Q1/2। ओके, तो ये जो Q2 है, यहाँ देखना, इस Q2 को मैं यहाँ पर Q1 लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो
Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू तो सेम ही है ना, 6.5 इंटू 10⁻⁷ दोनों पर वैल्यूज सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर Q2 की प्लेस पर मैं यहाँ पर Q1 लिख लेता हूँ, है ना। तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो जाएगा। जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो इसके पास चार्ज कितना आएगा, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसके पास चार्ज होगा Q1 प्लस Q1/2 डिवाइड बाई 2, ओके। एंड इस सी के पास जो सी स्फीयर के पास जो चार्ज होगा उसके पास भी सेम चार्ज होगा, ये फर्स्ट वाले का चार्ज प्लस सेकंड वाले का चार्ज डिवाइड बाय 2, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। तो ये सॉल्व करके यहाँ से ये कितना हो जाएगा, जब आप इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3Q1/4, और ये भी हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर इसके पास भी चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q1/4। अब आपसे बोला जा रहा है कि अब अगर ए और बी को, है ना, सेम डिस्टेंस पे रखा जाए। ए और बी को सेम डिस्टेंस मींस जितने डिस्टेंस पर वो पहले थे, पहले कितना डिस्टेंस पर रखे गए थे, 50 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 50 सेंटीमीटर पर ही अगेन रखता हूं ए और बी को, लेकिन अब ए और बी के पास जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं। पहले जो ए के पास चार्ज था वो Q1 था, बी के पास Q2 था दोनों पर इक्वल चार्ज, उससे हमने Q1 Q2 लिख दिया था। और जब हमने सॉल्व किया था तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी, फोर्स जो आ रहा था इनके बीच में, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होने पर जो फोर्स आ रहा था वो था 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब क्या होगा फोर्स। तो अब देखें, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। आपको चार्ज याद रखना है, ए के पास चार्ज जो है वो Q1/2 है और बी के पास जो चार्ज है वो 3Q1/4 है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि अब जो है नाउ इन दिस सिचुएशन ए के पास जो चार्ज है, मैं यहां पे रख रहा हूं इसको, ए के पास जो चार्ज है वो Q1/2 है और बी के पास जो चार्ज है वो 3Q1/4 है ना। और दोनों के बीच में डिस्टेंस का कुछ कहा नहीं गया है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें ऑलरेडी मालूम है, 8th क्वेश्चन में जो हमने यूज की थी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस को हम सेम रखने वाले हैं ना। डिस्टेंस जो है वो r लिख लेते हैं, उसको r ही लिखा रहने देते हैं। और r कितना है हमारा, 50 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा। तो अब इनके बीच में जो फोर्स होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9th चल रहा है आपका, है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 के साथ रिलेटेड था। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें फोर्स को कैलकुलेट करता हूं तो ये जो फोर्स होगा इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूं F1, क्योंकि हम F यूज कर चुके हैं, F डैश भी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं F1 कितना होगा, तो यहाँ पर K, है ना, इसका चार्ज, फर्स्ट वाले का चार्ज, तो फर्स्ट वाले का चार्ज Q1/2, सेकेंड वाले का चार्ज 3Q1/4 एंड अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r²। F1 जो होगा आपके पास वो कितना होगा, K। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 और ये 4×2=8, तो 4×2=8, तो 3/8 K Q1 और यहां पर भी Q1, है ना, ये तो Q1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, Q1² अपॉन r², ठीक है। और ये जो चीज है ना, इसका ये जो जितना कुछ भी लिखा है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, हम 8th वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, 1.5 इंटू 10⁻⁻², है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आप F1 कैलकुलेट कर पाएंगे। तो F1 जो आपके पास यहां पर आ रहा होगा वो होगा 5.3/8 है यहाँ पे, तो 5.7 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू होगी इन दोनों स्फीयर्स के बीच में। अब की सिचुएशन है ये, प्रेजेंट सिचुएशन में इतना फोर्स इनके बीच लग रहा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इसे आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करें, क्योंकि ये आपको खुद को ही सॉल्व करना है। आपको इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर आप पोस्ट करें कमेंट में और उसे मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो
अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे। आप पोस्ट करके कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है 10th वाला या नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, वीडियो को पॉज करके इसको आप सॉल्व कर लें और कमेंट में आप इसका आंसर पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है इन टॉपिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो 11th क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है इक्विलिब्रियम पर, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका 11th वाला ये इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। अब इक्विलिब्रियम क्या है ना। इक्विलिब्रियम का टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। उसका कॉन्सेप्ट हम पहले सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग 11th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है 12th है, ये सभी जो क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है ना। 11th 12th है ना 13th, तो ये सभी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम क्या होता है तो यहाँ पर देखेंगे आप इक्विलिब्रियम, है ना। थ्योरी इसका पहले समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हम देख लेते हैं क्या होता है। यहां पर ये जो है इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या है इसको मैं पहले आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। सपोज आपके पास ऐसा कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है ना, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर मैंने एक ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना 15 न्यूटन, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर क्या हो कि अगर मैं, है ना, इस ब्लॉक पर ऐसा कोई ब्लॉक बनाऊं जिस पर कि मैं इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और इसी डायरेक्शन से 10 न्यूटन फोर्स और लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन से 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। तो अब आप देखें, हमें मालूम है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पर हो रहा था, यहां पर भी हो रहा था, लेकिन यहां वाली सिचुएशन कुछ अलग है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि जब आप फोर्स लग रहे हैं, फोर्स तो है ना, और एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो रहा है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है? क्योंकि यहां पर ये जो फोर्सेस हैं, देखो इन दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 15 न्यूटन। 15 न्यूटन फोर्स इसको इधर मूव करना चाहता है, ये 15 न्यूटन इसे इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, जिसकी वजह से बॉडी ओवरऑल कहीं मूव नहीं होती, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि ये फोर्स दोनों मिलकर के ये इस 15 न्यूटन को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जब भी कोई फोर्स, है ना, इक्वल फोर्सेस लगते हैं किसी बॉडी पर बट अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो ऐसे केसेस में वो फोर्स भले ही वो कितने भी हों, एक से ज्यादा हो, 10 फोर्स हो, 15 हो, है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस हो वहां पर, लेकिन वो फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में हम बॉडी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। ऐसी जो सिचुएशन होती है जब फोर्स लग रहे हैं बट देयर इज नॉट नेट डिस्प्लेसमेंट, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम, ओके। तो यहां पर हम लोगों को इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है चार्जेस का। सपोज आपके पास में, है ना, कोई दो चार्जेस हैं, एक है आपके पास में यहाँ पर Q1 और एक चार्ज यहाँ पर है आपके पास Q2। अब आपके पास इन दो चार्जेस के बीच में, है ना, कहीं पर आपने एक चार्ज रख दिया, है ना, Q रख दिया आपने कोई चार्ज। अब ये जो Q चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये फोर्स हमेशा इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि फोर्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर ये फोर्स अपोजिट तो है और अपोजिट होने के साथ साथ इक्वल भी हो गए, तो उस सिचुएशन में ये फोर्स क्या होंगे, अगर सपोज ये Q1 जो है वो इस Q को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है F1 फोर्स से, Q2 जो है वो इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है F2 फोर्स से। अगर ये दोनों फोर्स अपोजिट होने के साथ साथ इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो ओवरऑल इस स्मॉल q का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो स्मॉल q है ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम होता है वो भी हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, है ना, ये सब कुछ हमको इस क्वेश्चन में अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा इन ब्रीफ इसको बता देता हूं कि क्या होगा। नाम से समझ में आ रहा है कि ये इस इक्विलिब्रियम जो है ये फिक्स्ड है ना। सपोज आपने इस चार्ज को, है ना, ये तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल अपोजिट होने की वजह से इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन सपोज आपने इसको कहीं से यहां से उठाकर यहां ले आए, यहां रख दिया आपने, है ना, इसको उठा करके यहां रख दिया आपने, लेकर गए आप, लेकिन फिर से ये अपनी पोजीशन पे आ गया, इसी पोजीशन पे आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया, है ना। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग, ये ए, ये बी, ये सी, और आपने कहां पर मूव कर दिया था उसे, सी से आपने डी तक मूव कर दिया। लेकिन अपने आप से मतलब ये जो सारा सिस्टम है, ये सिस्टम इस पर फोर्स लगा रहा है किसी तरह का, और ये वापस से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने इसे मूव किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो पॉइंट सी है, यहां पर अगर चार्ज रखा होता है तो इस पे लगने वाला फोर्स जीरो है, इस पोजीशन को आप बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आपने इस चार्ज को यहां से थोड़ा सा मूव किया, स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ा सा मूव किया, और ये इसी डायरेक्शन में चला गया, जिस डायरेक्शन में आपने उस चार्ज को मूव किया उसी डायरेक्शन में अगर वो चार्ज कंटिन्यू चलने लगा, मूव करने लगा, तो ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को, पहले तो वो इक्विलिब्रियम में था लेकिन अब इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, तो ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, समझना। सपोज ये आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अब आपने अगर इसको फोर्स लगाकर यहां तक आपने मूव कर दिया, लेकिन जैसे ही आप यहां देखते हैं, यहां पे फोर्स लगाने के बाद में ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया, अगर आप इसको फोर्स हटा लेते हैं तो ये देखो, तो ये क्या हो रहा है, जैसे ये वापस आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये इसी पोजीशन में रहना चाहता है। ऐसे ही चार्ज के साथ है, अगर आपने चार्ज को मूव किया हल्का सा और वो वापस अपनी पोजीशन में आ गया, मतलब कि वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है ना, तो ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल। लेकिन ऐसा हो जाए, आपने मूव किया इस डायरेक्शन में और वो इसी डायरेक्शन में चलने लगा, तो ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहां पर आप सीख चुके हैं, समझ चुके होंगे। अब बाकी का जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, वो आपको इस क्वेश्चन के साथ में समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, जबकि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो ऐसी सिचुएशन में, है ना, जो भी बॉडी होगी वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रही होगी, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होगा, तो इस पोजीशन को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल a, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, है ना। आपको एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है। तो देखो, दो चार्ज आपको कौन कौन से दिए गए हैं, प्लस 4e, यहां पर एक चार्ज आपको दिया गया है 11th क्वेश्चन में, प्लस 4e, है ना, एंड प्लस e, दो चार्ज दिए गए हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, कितने दूर रखे हुए हैं एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे से a डिस्टेंस पर रखे गए हैं, है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है। अब आपसे पूछा जा रहा है वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, है ना, आपको थर्ड चार्ज जो है स्मॉल q, उसको कहां रखा जाए, है ना। लाइन ज्वाइनिंग, इन ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है दोनों चार्जेस को, उसी लाइन पर रखना है, लेकिन कहां, है ना। देखो, लाइन ज्वाइनिंग तो ये पूरी लाइन है ना, ये ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये यहाँ भी ऐसे भी देख सकते हैं आप, इधर भी हो सकती है लाइन, तो कहाँ रखा जाए, यहाँ पे भी रख सकते हैं हम लोग इसको, है ना, यहाँ पे रखा जा सकता है, इस पॉइंट पे स्मॉल क्यू को, इस पॉइंट पे भी रखा जा सकता है ना, इस पॉइंट पे भी रखा जा सकता है। मीन्स कहने का यह है कि आप यहाँ पर इस स्मॉल क्यू को दोनों चार्जेस, ये प्लस 4e और प्लस e, दोनों के लेफ्ट में रख सकते हैं, या दोनों के राइट में रख सकते हैं, या दोनों के बीच में रखा जा सकता है इस प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है, इस क्यू चार्ज को। ये बोला नहीं गया आपसे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, बस इतना बोला गया है कि वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो आपसे केवल ये पूछा गया है कि कहाँ रखा जाना है इसको। तो देखिए, अगर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूं, है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर मैं किसी चार्ज को, पहले हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन ये है, मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, सेकंड पोजीशन ये है, यहाँ रखा जा सकता है चार्ज को, है ना, पूरी लाइन ज्वाइनिंग ही है, और थर्ड पोजीशन ये है कि या फर्स्ट पोजीशन में कहाँ रखा है चार्ज, दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड में रखा है, या दोनों के राइट साइड में रखा है थर्ड में, या दोनों के बीच में कहाँ रखा जाए।
तो यहां समझना, अगर ये चार्ज, इस चार्ज को मैं पॉजिटिव सपोज कर लेता हूं, लेट अस सपोज स्मॉल क्यू चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। मैंने क्या सपोज किया है, इसको स्मॉल क्यू को मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज सपोज कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव, आप कहेंगे नेगेटिव क्यों नहीं, नेगेटिव भी सपोज कर सकते हैं, मैं नेगेटिव से भी आपको बताऊंगा, बट अभी मैं यहां पर इसे पॉजिटिव चार्ज सपोज कर रहा हूं। तो अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज सपोज करूंगा तो ये भी पॉजिटिव है, 4e जो है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, हमें पता है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, है ना। और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जो फर्स्ट वाला ये 4e है, ये इसे F1 फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये जो प्लस e है ये भी इसे रिपेल करेगा इसी डायरेक्शन में, है ना, F2 फोर्स है। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि टोटल फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसी टाइप से अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को यहां रख देता हूं, अगर यहां पर रखता, तो ये पॉजिटिव इस चार्ज को रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा F2 फोर्स से। इस सिचुएशन में भी ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों का जो सम है वो जीरो आ जाए, सम जीरो आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। सम जीरो कब आ सकता है, जब वो इक्वल होने के साथ साथ अपोजिट हो, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि आप यहां पर इन दोनों सिचुएशंस में इस चार्ज को नहीं रख सकते, ठीक है, इस चार्ज को आप यहां पर नहीं रख सकते हैं, है ना। अब अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव ले लेता हूं, अगर मैं नेगेटिव रखता, है ना, माइनस क्यू चार्ज को रखता हूं, क्योंकि क्यू की जो क्यू है उससे बताया नहीं गया वो क्वेश्चन में कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप उससे अपने हिसाब से देख लेंगे, आप समझ लेंगे, सोच लेंगे। तो यहां पर अगर मैं इसको नेगेटिव क्यू मान लेता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, ये भी पॉजिटिव है, इसे अट्रैक्ट करेगा F2 से, ठीक है। तो यहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, है ना, तो यहां पर फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर मैं रखता हूं इस पोजीशन में, अब अगर मैं देखता हूं तो ये 4e जो है वो इसे अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, ये जो प्लस e है ये भी अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स से, अभी भी टोटल फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, लॉजिक आपको ये याद रखना है कि अगर ये दोनों चार्ज, है ना, ये दोनों चार्ज आपके कैसे हैं, सेम टाइप के चार्ज हैं, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो थर्ड चार्ज की बात होगी, जो थर्ड वाला चार्ज होगा वो भले ही आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ठीक है, दोनों ही केस में, अभी मैंने पॉजिटिव से भी आपको बताया, नेगेटिव से भी बताया, तो भले ही आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, वो, है ना, लेफ्ट साइड भी, मतलब यहां पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा और दोनों चार्जेस के राइट में भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, है ना। अभी हम ये वाली मिडिल वाली कंडीशन, मतलब दोनों के बीच वाली कंडीशन, जरूरी नहीं कि वो बीचों बीच हो, है ना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मिड पॉइंट पे ही होगा, है ना, किसकी तरफ होगा वो, ऑब्वियसली वो छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पे समझना कि जो चार्ज है स्मॉल क्यू वो कहां रखा जाए, स्मॉल क्यू जो चार्ज है पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूं मैं इसे, तो इन दोनों के बीच में कहीं रखना होगा। तो अब यहां समझो आप कि ये पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में F1 फोर्स से, ये भी पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा F2 फोर्स से। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट यहां पर हो सकते हैं, एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि जबकि ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो, तो उस सिचुएशन में यहां पर टोटल फोर्स जीरो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि ये वो पोजीशन है जहां पर कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं सपोज कर रहा हूं यहां पर कि ये जो +4e चार्ज है उससे ये कितने दूर है, तो ये इस +4e चार्ज से ये वाला चार्ज x डिस्टेंस पर है, ये मैं सपोज कर रहा हूं। लेट अस सपोज द स्मॉल q चार्ज, थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम द +4e चार्ज, ओके। तो ये बची हुई डिस्टेंस जो है, रिमेनिंग डिस्टेंस ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस आपके पास a है, उसमें से x माइनस कर देंगे आप, तो ये हो जाएगी a माइनस x, ठीक है। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये हो जाएगी a माइनस x। अब आपके सामने यहाँ पर सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको मैंने यहाँ तक पूरी एक्सप्लेन कर दी है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस कंडीशन में सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, तो आपको ये बताना है कि ये जो है, ये +q जो है कहाँ रखा जाए, है ना, वेयर शुड बी प्लेस्ड।
तो यहां पर आपको इस x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, है ना। आप ऐसे तो बताओगे कि आपको ये तो समझ में आ गया है कि दोनों चार्ज के बीच में रखना है, लेकिन कहाँ रखना है वो उसके लिए आपको ये x पता होना चाहिए। तो इस x को आपको फाइंड आउट करना है और रखना इस तरीके से है कि ये जो q है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए यहां पर ये दोनों फोर्स, फोर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फोर इक्विलिब्रियम, आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है। फॉर इक्विलिब्रियम F1 और F2 जो है वो इक्वल होने चाहिए। F1 क्या है, फोर्स बिटवीन 4e एंड प्लस q। तो ये जो प्लस 4e है ये इस पे जो फोर्स लगाएगा कितना हो जाएगा F1 के ये वाला चार्ज 4e इंटू ये वाला चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है x का स्क्वायर इक्वल्स टू के ये चार्ज इंटू ये चार्ज। F2 क्या है, F2 है ये वाला जो चार्ज है ये इसे जितने चार्ज से इधर है ना रिपेल कर रहा है, तो यहां पर F2 कितना है के ये चार्ज हो जाएगा E इंटू ये चार्ज स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो EQ से EQ कैंसिल, ठीक है, k से k कैंसिल कर दोगे। अब आपको यहाँ पर पता करना है x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है आपके पास 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, या आप इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें, इसको थोड़ा और इजी हो जाएगा ये आपके लिए। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे लिखा जा सकता है 2a माइनस एक्स और इसका पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2a माइनस 2x, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे आप तो 3x है ना इक्वल्स टू 2a, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2a बाय 3। मतलब आपको कहाँ रखना होगा, कितने डिस्टेंस पर रखना होगा, 2a बाय 3 डिस्टेंस पर आपको पुट करना होगा किसे, इस चार्ज थर्ड चार्ज को आपको यहां पुट करना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, इसी क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये जो इक्विलिब्रियम होगा इस केस में, इसके केस में देखो दोनों चार फोर्स को मैंने इक्वल ले लिया है यहाँ पर, तो अगर आप इतने डिस्टेंस पे रखते हैं 2a बाय 3 डिस्टेंस पर, तो ये जो सिचुएशन है ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन में, इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच केस इट विल बी अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल मैं आपको बता चुका हूं, है ना। देखो फिर भी यहाँ पर मैं समझा देता हूं। अभी मैंने यहाँ पर क्या सपोज किया था कि Q चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर मैंने यहाँ पर Q चार्ज को पॉजिटिव सपोज किया है तो देखना क्या होगा, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ पॉजिटिव के केस में क्या होगा। तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव Q4e चार्ज जो है उसे रिपेल करेगा, है ना। कितने फोर्स से रिपेल करेगा, F1 फोर्स से रिपेल करेगा। अब आप समझना कि इस सिचुएशन में, इस पॉइंट पे, जब ये इस पॉइंट पे था, ये पॉइंट क्या है, इसको मैंने A बोला था ना, इसको B बोला था, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा था, C। तो C पॉइंट पे, एट पॉइंट C क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे F1 और F2 क्या थे, इक्वल थे। लेकिन जैसे ही आपने इस चार्ज को या तो इधर मूव किया या इस डायरेक्शन में मूव किया, तो देखो क्या होगा, आपने इसको अगर इधर मूव किया तो क्या होगा, ये जो स्मॉल q चार्ज है अब ये प्लस e चार्ज के पास आ चुका है, ज्यादा पास आ चुका है ना। यहां पर ये मान लो ये आपका C पॉइंट था, ये प्लस q चार्ज। अब अगर आपने इस प्लस q चार्ज को थोड़ा सा आगे मूव कर दिया, यहां ले आए आप, है ना, यहां पर इस पोजीशन में ले आए, ये D पॉइंट पे ले आए, तो अब आप यहां देख सकते हो कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कम हो चुका है। अब अगर ये डिस्टेंस कम हो चुका है तो यहां पर ये वाला जो चार्ज होगा ये इस प्लस q चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जो कि कौन सा फोर्स लगा रहा था, ये यहां पर देखो, ये प्लस E जो है ये इस पर जो फोर्स लगा रहा था वो कौन सा था, F2 फोर्स लगा रहा था। और ये प्लस 4e जो है, क्योंकि अभी यहां से आप हटा चुके हैं उसको, है ना, इसको आपने आगे मूव कर दिया, इस वाली सिचुएशन में बात कर रहे हैं हम लोग। अब इस चार्ज से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। तो ये जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये जो चार्ज, इस चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वो फोर्स क्या था, F1। तो अब आप यहां देख सकते हो कि F1 जो है वो कम हो चुका है F2 से, F1 कम हो चुका है F2 से। और F2 से जब ये कम हो गया तो F2 किधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है ना,
तो बॉडी किधर मूव करेगी, जो फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी मतलब ये जो चार्ज है फिर से इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा और फिर से ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा, सी वाले पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब ये किधर मूव करने लगा, फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फिर आने लगा, वापस आने लगा। समझ में आ रहा है? आप यहां देखें, आपने इसको मूव कर दिया स्लाइटली, लेकिन फिर से क्या हुआ, अरेंजमेंट इस तरह से कुछ हुआ कि ये चार्ज वापस इसी डायरेक्शन में आने लगा, मूव करने लगा, वापस से किधर आने लगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने लगा और वापस वो इक्विलिब्रियम में पोजीशन में आकर के रुक जाएगा, है ना, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल। तो ये कब हो रहा है, ऐसा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब आपका चार्ज पॉजिटिव है। तो याद रखना है आपको कि अभी अब जब आपका चार्ज पॉजिटिव है इस क्वेश्चन में, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, स्टेबल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, इन केस ऑफ पॉजिटिव क्यू। स्मॉल क्यू का अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर इस पॉजिटिव की प्लेस पर इसको मैंने नेगेटिव लिया होता, अगर मैंने इसको नेगेटिव ले लिया यहां पर, है ना, नेगेटिव, तो यहां पर अभी मैं ये बोल रहा हूं कि अभी ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है किस पर, इस पॉइंट सी पर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सी से आपने थोड़ा सा मूव किया, इसको यहां तक ले आए, आप यहां पर ले आए, है ना, माइनस क्यू। अब आप जैसे आप इसको डी पर लाए तो ये जो प्लस ई है ये इसके पास आ चुका है, डिस्टेंस इनके बीच में कम हो गई है। तो ये जो प्लस ई है जो इस पे फोर्स लगा रहा था, लगाएगा, वो कौन सा फोर्स होगा, F2, F2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि F2 ज्यादा होगा अब, है ना, और यहां पर ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है अब, पहले ये पास था, अब ये दूर जा चुका है इससे, इस वाले चार्ज से। तो यहां पर जो फोर्स था, ये जो फोर्स लगा रहा था, ये फोर्स कितना लगाएगा इस पे, ये भी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसे अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स कितना लगाएगा, F1। लेकिन आप देख पाओगे कि जो F1 है वो फोर्स यहाँ पर अभी कम है। कम क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है, ठीक है। और ये F2 ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम हो चुकी है। तो अब आपका, आप देख सकते हैं चार्ज किधर जाएगा, है ना, तो अब चार्ज इसी डायरेक्शन में जाएगा, F2 की डायरेक्शन में, क्योंकि F2 ग्रेटर है। तो अब एक चीज समझो, आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या थी, C। आपने C से इस डायरेक्शन में मूव किया और चार्ज उसी डायरेक्शन में चलने लगा। आप देखिए, तो इस वाले इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल कब होता है, कब है, ये कोई रूल नहीं है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आपको इस तरह का कोई आता है, आपको इसको याद नहीं कर लेना है कि, है ना, जो पॉजिटिव होता है वो स्टेबल होता है, नेगेटिव अनस्टेबल होता है, ऐसा नहीं है। ये इस क्वेश्चन में पॉजिटिव जो है वो स्टेबल है, नेगेटिव जो है वो अनस्टेबल है। कोई दूसरी सिचुएशन में कुछ और सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो ये आपका 11th क्वेश्चन था। आप इसे अच्छे से, है ना, रिकॉर्ड मींस पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से वीडियो में पीछे जाकर के आप इसे फिर से एक बार देख लें और समझने की कोशिश करें कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 को भी आप लोग सॉल्व करेंगे, बस इसमें, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चंस मैंने डाली ही इसलिए हैं ताकि मैं आपको इसको सेल्फ सॉल्व करने के लिए दे सकूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप सॉल्व करें और सॉल्व करके इसको भी कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स को पोस्ट करें, ठीक है। तो मैं इसको देखूंगा और उसके बाद में अगर आपको नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हम हायर रखेंगे, उस वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस को, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो सेल्फ सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 12th क्वेश्चन आपको ही करना है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है ना। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, इस Q को आपको इक्विलिब्रियम में रखना था, बट जो 12th क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरह से रखना है कि कंप्लीट सिस्टम मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इस टाइप का कोई क्वेश्चन है 12th, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 जो है
देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 point charges of charge value capital Q and small q are placed at distance x and x by 2 respectively from a third charge value 4q. Listen, आपके पास में एक प्लस q चार्ज है ना 13th क्वेश्चन में, और एक आपके पास में स्मॉल q चार्ज है, एक कैपिटल q है, एक स्मॉल q है। यहां पर आपसे बोला जा रहा है आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस कैपिटल X एंड X by 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम आर थर्ड चार्ज। जो ये कैपिटल Q है इसको कैपिटल X डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, और जो स्मॉल q है इसको x by 2 डिस्टेंस पे रखा जा रहा है। कहां से? एक थर्ड चार्ज से। थर्ड चार्ज कितना है? 4q। थर्ड चार्ज जो है वो 4q है आपके पास में, ठीक है। ऑल चार्जेस बीइंग इन द सेम लाइन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q। तो मैग्नीट्यूड एंड नेचर, तो यहां पर सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज स्मॉल q इज 0। आपको ये बोला गया है कि इस स्मॉल q पर जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 का मतलब वही हो गया है ना, फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, मतलब कि जो स्मॉल q है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो आपसे या तो इक्विलिब्रियम बोल दिया जाएगा या ऐसे बोला जाएगा नेट फोर्स 0, है ना, तो वो एक ही बात है। अब एक चीज समझने वाली है कि यहां पर जो कैपिटल Q है इस चार्ज को, है ना, इनका है ना चार्जेस का साइन नहीं बताया हुआ है, सिर्फ उसमें आपसे बोला गया है कैपिटल Q एंड स्मॉल q, ठीक है। तो यहाँ पर साइन जो है हम लोगों को पता करना है, किसका साइन पता करना है? कैपिटल Q का, है ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नेचर एंड मैग्नीट्यूड, मतलब आपको इस कैपिटल Q का साइन भी पता करना है। नेचर मतलब क्या हो जाएगा इसका? साइन, नेचर मीन्स, एंड मैग्नीट्यूड पता करना है आपको इसका, मतलब इसका वैल्यू। तो देखते हैं, इसे शुरू करते हैं, क्या होगा, किस तरह से सॉल्व करना है इसे। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है, ये कैपिटल Q जो चार्ज है वो x डिस्टेंस पर है और ये xy डिस्टेंस पर है। तो पास में कौन होगा? ये स्मॉल q पास होगा, है ना, क्यों? क्योंकि xy 2 डिस्टेंस पर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 4q रख देता हूँ तो स्मॉल q कहाँ होगा? अगर ये पूरी डिस्टेंस मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिस्टेंस है ना, तो कैपिटल Q तो यहाँ होगा, कैपिटल Q यहाँ होगा x डिस्टेंस पे। स्मॉल q कहाँ होगा? xy2 डिस्टेंस पे बोला गया है आपसे, तो xy2 डिस्टेंस कहाँ होगी? बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में, है ना। तो ये जो स्मॉल q है वो यहाँ रखा जाएगा xy2 डिस्टेंस पर। तो बची हुई डिस्टेंस ये कितनी होगी? ये भी xy2 ही होगी, आधी हो जाएगी ना, हाफ हो जाएगा इसका। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इस चार्ज का नेचर एंड मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए आप देखें, ये जो चार्ज है, ये चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कंडीशन ये है, मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सपोज अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्ज को भी अगर मैं पॉजिटिव सपोज करता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि जो भी ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 कब होगा? जब ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तभी फोर्स 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो ये चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। और ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कब करेगा? जब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही इस पॉजिटिव को रिपेल कर सकता है। अब बात ये आती है कि सर आपने इसको कैसे पॉजिटिव ले लिया और इसको भी कैसे पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि यहां तो साइन तो इनके भी नहीं दिए गए ना, स्मॉल q चार्ज का और इस 4q चार्ज का, इसके भी तो साइन नहीं दिए गए, फिर आपने कैसे ले लिए? तो मैंने यहां पे मन से इसको सपोज कर लिया कि अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी फोर्स जो है वो 0 हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको नेगेटिव भी तो ले सकते थे, आपने पॉजिटिव ही क्यों लिया, नेगेटिव ले लेते। तो अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूं और इसको भी नेगेटिव लेता हूं, तो फिर क्या होगा कि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो फिर इससे भी क्या होना पड़ेगा? इसे भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव फिर इस नेगेटिव को रिपेल कर सके।
लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि सर इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेके देखते हैं, फिर क्या होगा। तो अगर ये नेगेटिव आप लेते हैं और इसे आप पॉजिटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फिर आपको इसे कैसा लेना पड़ेगा, तो इसे भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब कि कहने का यह है कि आपका ये जो Q है, इस Q का जो साइन है वो कैसा होना चाहिए, तो इस Q का जो साइन है वो होना चाहिए, Q का जो नेचर है, साइन जो है, नेचर मतलब उसका साइन से ही पता चलेगा, तो जो उसका नेचर है वो कैसा होगा, सेम एज 4Q चार्ज, सेम एज 4Q चार्ज। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको, मैं अभी के लिए इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसको भी पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको पॉजिटिव ले लिया, है ना। तो नेचर मुझे यहाँ से समझ आ रहा है, इसको कैलकुलेट इस तरह से कुछ नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली समझ में आ रहा है। अब ये 4Q चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। कितने फोर्सेस है, F1 फोर्सेस है। ये पॉजिटिव Q चार्ज इस पॉजिटिव Q को रिपेल कर रहा है, कितने फोर्सेस है, F2 फोर्सेस है। अब फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पर क्या दिया गया है, 0। 0 कब होगा, जब F1 और F2 इक्वल हो। F1 कितना होगा, तो F1 यहाँ पर हमारे पास में है, ये चार्ज इस चार्ज को जितने फोर्सेस से रिपेल कर रहा है, मतलब Q के 4Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में ये चार्ज इंटू ये चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर k। अब देखो k से k तो कैंसिल हो जाएगा, x/2 से इस होल स्क्वायर से x/2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर q से q कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया था ना q का मैग्नीट्यूड, तो q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, q किसके इक्वल आ रहा है, 4Q के इक्वल। तो ये q का मैग्नीट्यूड भी आ गया आपके पास, और यहाँ पर चार्ज भी आ गया, नेचर भी आ गया। तो नेचर क्या होगा, अब हम कह नहीं सकते कि वो पॉजिटिव ही होगा, कि हमने यहाँ पे लिख दिया है सेम एज 4Q। तो अगर 4Q पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और अगर 4Q नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ओनली पॉजिटिव नहीं लिखना चाहिए, है ना। हमने लिख दिया यहाँ पर सेम नेचर जो है सेम एज 4Q। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, 13th क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया। अब जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 14th क्वेश्चन, है ना। तो जो 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, इसके बाद क्वेश्चंस बेस्ड हैं किस पर, पॉलीगॉन्स पर, है ना, मतलब ट्राइंगल वाले, रेक्टेंगल वाले, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चंस और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने बोला आपको कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस मैं अब इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।